बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर 1 है ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम्स के बारे में। ऑर्गन सिस्टम्स के बारे में आप ग्रेड 6 में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं कि ऑर्गन सिस्टम्स क्या होते हैं और कैसे बनते हैं। अपने ग्रेड 7 की इंफॉर्मेशन को ज़रा रिकॉल कीजिए। सेलुलर हायरार्की को, सेलुलर हायरार्की में आप देखते हैं कि एक जैसे सेल्स मिलकर टिश्यूज बनाते हैं। सेल जो कि सेलुलर हायरार्की का सबसे छोटा सबसे बेसिक यूनिट है, जब वो कंबाइन करते हैं तो टिश्यूज बनते हैं। यहाँ पॉइंट जहन में रखिए कि ये जो सेल्स आपको दिखाई दे रहे हैं ये तमाम के तमाम सिमिलर हैं। सिमिलर सेल्स जब कंबाइन करते हैं तो टिश्यूज बनाते हैं। ये सेल्स इंटेस्टाइन्स के सेल्स थे। टिश्यूज जब एक जैसे टिश्यूज, ये देखें ये एक टिश्यू ये दूसरा, ये एक जैसे टिश्यूज जब कंबाइन करेंगे तो ऑर्गन्स बनाएंगे। सेल्स की तरह टिश्यूज का भी सिमिलर होना बहुत ज़रूरी है। ये सेल्स अपने फंक्शन में भी सिमिलर होते हैं और स्ट्रक्चर में भी सिमिलर होते हैं। आप देख सकते हैं कि ये तमाम सेल्स एक ही जैसे हैं। इसी तरह ये तमाम टिश्यूज भी एक ही जैसे हैं। इनका फंक्शन भी एक सिमिलर है और स्ट्रक्चर भी सिमिलर है। अब जब टिश्यूज कंबाइन किए तो हमारे पास ऑर्गन आ गया जो कि इंटेस्टाइन था। अब नेक्स्ट क्या होगा? अब ऑर्गन्स जब कंबाइन करेंगे तो ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे। लेकिन क्या एक जैसे ऑर्गन्स का कंबाइन करने से ऑर्गन सिस्टम बनेगा? नहीं, एक जैसे ऑर्गन्स कंबाइन करके ऑर्गन सिस्टम नहीं बनाते। मतलब कि ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा स्मॉल इंटेस्टाइन इकट्ठे हो जाए तो हमारे पास ऑर्गन सिस्टम आ जाए, नहीं, बल्कि डिफरेंट ऑर्गन्स कंबाइन करेंगे तो हमारे पास ऑर्गन सिस्टम आएगा। अब डिफरेंट ऑर्गन्स कैसे कंबाइन करेंगे? मतलब ये कि डिफरेंट ऑर्गन्स एक ही फंक्शन परफॉर्म करेंगे तो हमारे पास ऑर्गन सिस्टम बनेगा। जब डिफरेंट ऑर्गन्स एक ही फंक्शंस performing similar function, they constitute an organ system. तो हमारे पास ऑर्गन सिस्टम बनेगा। अब इंटेस्टाइन के साथ स्मॉल, ये आप जो देख रहे हैं ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ जब लार्ज इंटेस्टाइन, ये लार्ज इंटेस्टाइन थी, इसके साथ स्टमक, इसके साथ लिवर, फिर एसोफेगस, माउथ, ये सब ऑर्गन जब एक ही फंक्शंस परफॉर्म करेंगे तो हमारे पास एक ऑर्गन सिस्टम यानी डाइजेस्टिव सिस्टम बनेगा। और डिफरेंट ऑर्गन्स जब कंबाइन करके करेंगे तो हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म बनेगा। हमारा ये आज का चैप्टर जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो ऑर्गन सिस्टम्स के बारे में है। इस ऑर्गन सिस्टम में जो ऑर्गन सिस्टम हम पढ़ेंगे वो यही ऑर्गन सिस्टम यानी डाइजेस्टिव सिस्टम है। तो आप समझ चुके होंगे कि ऑर्गन सिस्टम्स का क्या मतलब है। रिपीट कर देती हूँ कि ऑर्गन सिस्टम्स में डिफरेंट ऑर्गन्स सिमिलर फंक्शंस परफॉर्म करते हैं तो ऑर्गन सिस्टम कॉन्स्टिट्यूट होता है। हमारी बॉडी में एक से ज़्यादा ऑर्गन सिस्टम्स पाए जाते हैं। सबसे पहले इसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम है। रेस्पिरेटरी सिस्टम को ब्रीदिंग सिस्टम भी कहा जाता है। ब्रीदिंग सिस्टम में सबसे मेजर ऑर्गन लंग्स है, इसके अलावा माउथ, ट्रैकिया वगैरह। ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का क्या काम है कि ये ऑक्सीजन को इनहेल करने और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल करने में हेल्प आउट करता है। इसके बाद है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में सबसे मेजर पार्ट ब्रेन है। नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी के तमाम ऑर्गन्स के दरमियान कोऑर्डिनेशन डेवलप करता है। ना सिर्फ हमारी बॉडी के दरमियान बल्कि हमारी बॉडी का एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से भी कोऑर्डिनेशन डेवलप करता है। इसके बारे में हम ग्रेड 8 में पढ़ेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम, जिस सिस्टम में फूड हमारी बॉडी में डाइजेस्ट होती है, एसिमिलेट होती है और हमें न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है। डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा आज का टॉपिक है, इसलिए इसे हम ज़्यादा डिटेल में अभी यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे। नेक्स्ट इसे ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट कम्स द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम।
जिसे सर्कुलेटरी सिस्टम भी कहा जाता है। ये भी हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का क्या मतलब है कि ये ब्लड को, ना सिर्फ ब्लड बल्कि न्यूट्रिएंट्स और गैसेस को, यूजफुल गैसेस को तमाम बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है। देन कम्स द इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम। इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम असल में स्किन है। ये वो सिस्टम है जो हमारी बॉडी को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट करता है, हमारी बॉडी का एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ लिंक डेवलप करता है। इसके साथ साथ हमारी इंटरनल बॉडी से वेस्ट मटेरियल को आउटसाइड एनवायरनमेंट में रिलीज भी करता है। देन यूरिनरी सिस्टम, इसके बारे में भी हम ग्रेड 8 में पढ़ेंगे। यूरिनरी सिस्टम का क्या काम है, जिसके ये बॉडी से वेस्ट मटेरियल को लिक्विड फॉर्म में एक्सक्रीट आउट करता है। इसमें सबसे मेजर ऑर्गन है किडनीज। इसके बाद मस्कुलर सिस्टम। मस्कुलर सिस्टम हमारे बॉडी के तमाम मसल्स की सेल्फ कोऑर्डिनेशन को बयान करता है ताकि हम डिफरेंट तरह की मूवमेंट्स को परफॉर्म कर सकें। उसके बाद स्केलेटल सिस्टम, जिसमें स्केलेटन शामिल है बॉडी का, और स्केलेटन आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि क्या काम करता है। हमारी बॉडी को शेप अप करता है, हमारे वाइटल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है और हमारे मसल्स को सपोर्ट करता है ताकि हम मूवमेंट परफॉर्म कर सकें। ये वो तमाम सिस्टम है जो मिलकर एक, जब वो कोलैबोरेशन से काम करते हैं, यानी एक सिस्टम दूसरे सिस्टम को सपोर्ट करता है। डाइजेस्टिव सिस्टम रेस्पिरेटरी को सपोर्ट करता है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को सपोर्ट करता है, इसी तरह नर्वस सिस्टम बाकी तमाम सिस्टम्स को सपोर्ट करता है, तो एक ऑर्गेनिज्म बनता है। ये वो तमाम सिस्टम है, ऑर्गन सिस्टम्स है जो हमारी बॉडी में पाए जाते हैं। अब आते हैं हम अपने आज के लेसन की तरफ, जो कि है डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में मजीद पढ़ने से पहले हम देखते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब क्या है और इसका असल में काम क्या है। एक सवाल अमूमन पूछा जाता है कि वेयर डज आवर बॉडी गेट एनर्जी फ्रॉम, हमारे जिस्म में एनर्जी कहाँ से आती है। हम ये तो जानते हैं कि हमें हर काम के लिए, इवन के आइज़ की ब्लिंकिंग के लिए भी एनर्जी की ज़रूरत होती है, लेकिन ये एनर्जी आती कहाँ से है। तो आप सब जानते हैं कि ये हम एनर्जी फूड से आती है। अब हमारा अगला सवाल है कि फूड हमें ये एनर्जी कैसे देता है। तो डियर स्टूडेंट्स, फूड क्या है असल में? हर वो चीज़ जो ईटेबल है, जो हम खाते हैं, जो हमारी बॉडी के अंदर जाती है, वो हमारा फूड है। अब हमारा फूड आप जानते हैं कि डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स पे मुश्तमिल होता है। हमारे फूड में कुछ न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, जैसा कि कार्बोहाइड्रेट्स, जैसा कि फैट्स, जैसा कि प्रोटीन्स, जैसा कि मिनरल्स, विटामिन्स, वाटर। इनमें से तमाम या कुछ न्यूट्रिएंट्स हमारी हर तरह की फूड में प्रेजेंट होते हैं। जब ये फूड हम इनटेक करते हैं तो डाइजेस्टिव सिस्टम इन न्यूट्रिएंट्स को डिफरेंट स्टेप्स के थ्रू सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर देता है। जब ये तमाम के तमाम न्यूट्रिएंट्स सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज हो जाते हैं तो इनको डाइजेस्टिव सिस्टम ब्लड में ट्रांसफर कर देता है। ब्लड से ये तमाम सिंपलेस्ट फॉर्म के न्यूट्रिएंट्स सेल्स में प्रोवाइड किए जाते हैं, बॉडी के तमाम सेल्स को प्रोवाइड किए जाते हैं। सेल्स में एक डिफरेंट मैकेनिज्म होता है जिसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे, जिसे रेस्पिरेशन कहते हैं। रेस्पिरेशन वो मैकेनिज्म है जो इन सिंपलेस्ट न्यूट्रिएंट से एनर्जी जनरेट करता है। इस तरह हमारी बॉडी को फूड से एनर्जी मिलती है। ये तमाम प्रोसेस जो हमारे फूड के न्यूट्रिएंट्स को सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करके ब्लड में ट्रांसफर करता है,
इसे डाइजेशन कहते हैं। और डाइजेस्टिव सिस्टम का भी यही काम है कि ये फूड से हमें न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करे। अब हर न्यूट्रिएंट की एक अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म है। कार्बोहाइड्रेट चेंज होता है मोनोसेकेराइड्स में, मोनोसेकेराइड्स के बारे में आप थोड़ा सा पढ़ चुके हैं, बाकी हम मजीद आगे पढ़ेंगे। फैट्स चेंज होते हैं फैटी एसिड्स में, फैट्स चेंज होंगे फैटी एसिड्स में। प्रोटीन्स चेंज होंगी अमीनो एसिड्स में। और बॉडी में को जो चीज़ प्रोवाइड, जो एनर्जी जनरेट करती है, वो असल में ये 3 चीज़ें हैं। बाकी भी चीज़ें, उनका भी मैकेनिज्म है, वो भी हमें बॉडी को गेन करने में हेल्प करती हैं, लेकिन उनका काम एनर्जी प्रोडक्शन का नहीं है। एनर्जी प्रोडक्शन के लिए ये 3 मेन न्यूट्रिएंट्स इस्तेमाल किए जाते हैं, जो डाइजेस्टिव सिस्टम फूड में से एक्सट्रैक्ट करके बॉडी को देता है। डाइजेस्टिव सिस्टम को समझने के लिए जिन एसएलओस की हमें ज़रूरत पेश आएगी वो ये हैं। ये तमाम एसएलओस हमें डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बताएंगे, जिसमें हम देखेंगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम के कंपोनेंट्स क्या हैं, डाइजेशन की अहमियत क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, फिर किस तरह का फूड किन किन फॉर्म में डाइजेस्ट होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम्स के डिसऑर्डर्स कौन कौन से हैं और इनके ट्रीटमेंट क्या क्या हैं। आज का हमारा लेसन है द कंपोनेंट्स, डिस्क्राइब वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम को पढ़ने से पहले मैं यहाँ पे थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं कि हमारा ये लेक्चर 2 या 3 कंसेक्टिव लेक्चर्स में मुश्तमिल होगा। इसके साथ साथ हम डाइजेशन और उसकी इम्पोर्टेंस को भी ब्रीफली डिस्कस करेंगे और साथ साथ फूड्स और उनकी सिंपलेस्ट फॉर्म को भी ब्रीफली, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि ब्रीफली डिस्कस करेंगे। इनके अपने टॉपिक्स हैं जिनको हम अपने इनके टाइम पे ग्रेजुअली पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम के वेरियस कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम के कंपोनेंट्स को हम उसी तरतीब से पढ़ेंगे जिस तरतीब से फूड ट्रैवल करती है हमारी बॉडी में। तो सबसे पहले फूड का इंटरेक्शन होता है माउथ के साथ। तो डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे पहला कंपोनेंट हो गया माउथ। माउथ से फूड ट्रैवल करती है थ्रॉट में, गले में जाती है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम का दूसरा कंपोनेंट हो गया थ्रॉट। थ्रॉट से फूड ट्रैवल करती है स्टमक में, तो स्टमक तीसरा कंपोनेंट हो गया। स्टमक से ट्रैवल करती है स्मॉल इंटेस्टाइन में, देन लार्ज इंटेस्टाइन में। ये स्मॉल इंटेस्टाइन है सारी हमारे पास और ये लार्ज इंटेस्टाइन है। इसके अलावा यहाँ तक लार्ज इंटेस्टाइन में आने के बाद फूड बॉडी से पास आउट हो जाती है एनएस के थ्रू। सिर्फ यही कंपोनेंट्स नहीं है डाइजेस्टिव सिस्टम के, बल्कि कुछ ऐसे ऑर्गन्स भी हैं जहाँ फूड तो ट्रैवल नहीं करती, जिन कंपोनेंट्स में से फूड गुजरती नहीं है, लेकिन वो कंपोनेंट्स डाइजेशन में हेल्प आउट करते हैं, जिनमें लिवर शामिल है, गॉल ब्लैडर शामिल है और पैंक्रियास शामिल है। ये कैसे हेल्प आउट करते हैं डाइजेशन को? ये तीनों ऑर्गन्स डिफरेंट तरह के सिक्रीशंस सिक्रीट करते हैं, डिफरेंट तरह के केमिकल्स रिलीज करते हैं जो कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं, यानी जो कि फूड के न्यूट्रिएंट्स को, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन्स को सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करने में हेल्प आउट करते हैं। लिहाजा ये 3 ऑर्गन्स भी डाइजेस्टिव सिस्टम का ऑक्सिलरी पार्ट है। अब हम इन तमाम कंपोनेंट्स को 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। ये तमाम कंपोनेंट्स एलिमेंट्री कैनाल कहलाते हैं। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि एलिमेंट्री कैनाल क्या है, तो आप बता सकते हैं कि एलिमेंट्री कैनाल डाइजेस्टिव सिस्टम के तमाम कंपोनेंट्स पर मुश्तमिल होती है। और वो कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? टंग है, एपिग्लोटिस है, एसोफेगस, स्टमक, पैंक्रियास, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, गॉल ब्लैडर, लिवर, ये तमाम एलिमेंट्री कैनाल बनाते हैं। अब हम एक एक करके देखेंगे कि एलिमेंट्री कैनाल के कंपोनेंट्स क्या हैं, ये क्या काम करते हैं और ये कैसे डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो सबसे पहला हिस्सा है माउथ,
जिसे ओरल कैविटी भी कहते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे पहला हिस्सा है जो फूड के साथ इंटरेक्ट करता है। खुराक सबसे पहले मुंह में ही जाती है। माउथ में कौन से स्ट्रक्चर्स ऐसे हैं जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं, तो वो हैं टीथ और टंग। ये दो मेन स्ट्रक्चर्स ऐसे हैं जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। वो कैसे? टंग के ऊपर प्रेजेंट होते हैं पेपिला। पेपिला छोटे छोटे से बम्प्स होते हैं। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि ये जुबान के ऊपर छोटे छोटे से बम्प्स प्रेजेंट है, छोटे छोटे से उभार प्रेजेंट है। ये पेपिला है। जुबान इन पेपिला के जरिए से फूड को ग्रिप करती है, ये उसको स्लिप नहीं होने देती, उसको अच्छे से पकड़ के रखती है। क्योंकि ये तमाम पेपिला एक अनइवन सरफेस प्रोड्यूस करते हैं, तो ये अनइवन सरफेस असल में फूड को ग्रिप करने में हेल्प करती है। इसके अलावा माउथ में टीथ प्रेजेंट होते हैं। टीथ का फंक्शन आप अच्छे से जानते हैं कि ये फूड को ग्राइंड करते हैं, इसका फिजिकल ब्रेकडाउन करते हैं। फिजिकल ब्रेकडाउन मतलब हमारी लार्जर बाइट्स को बहुत छोटी छोटी सी बाइट्स में तब्दील करते हैं। फिजिकल ब्रेकडाउन या लार्जर बाइट्स को छोटी बाइट्स में तब्दील करने से क्या होगा कि इसकी स्वेलोइंग आसान हो जाएगी। ये नीचे जाने में यानी गले में से गुजरने में फूड को आसानी होगी। इसके अलावा हमारे माउथ में सलाइवा प्रेजेंट होता है जो कि लिक्विड फॉर्म में है। जब फिजिकल ब्रेकडाउन फूड का हो जाता है तो ये सलाइवा के साथ मिक्सअप होती है और एक पेस्ट बन जाता है हमारे मुंह में, जिसे बोलस कहते हैं। बोलस वो मटेरियल है जिसने हमारे गले में से निगलना है जिसे हमें, और जिसने फर्दर स्टमक में जाके डाइजेस्ट होना है। जितना अच्छा बोलस बनेगा इतना ही स्वेलविंग अच्छी होगी और इतने ही अच्छी डाइजेशन होगी। यहीं पे जो केमिकल डाइजेशन है वो भी स्टार्ट हो जाती है। फिजिकल डाइजेशन के साथ साथ ये जो सलाइवा में कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं, सलाइवा के अंदर भी कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं जो कि इस बोलस के कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक डाउन करके मोनोसेक्राइड्स में चेंज कर देती हैं। तो एक तरह से फूड तो यहीं पर डाइजेस्ट होना शुरू हो गई। कार्बोहाइड्रेट्स को मोनोसेक्राइड्स में चेंज कर देती हैं। इसीलिए कहा जाता है कि फूड को अच्छे से चबा के खाना चाहिए ताकि उसकी डाइजेशन इजी हो सके। जितना अच्छा फूड चबा के खाया जाएगा इतने ही अच्छे से वो डाइजेस्ट होगा। इसका मतलब ये है कि इतने ही अच्छे से न्यूट्रिएंट्स ब्रेक डाउन होकर अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज होंगे और वो सिंपलेस्ट फॉर्म ब्लड को सप्लाई कर दी जाएगी, जिससे एनर्जी प्रोड्यूस होगी। यानी फूड को जितना अच्छे से चबाया जाएगा इतनी ही ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होगी। तो माउथ के क्या फंक्शंस हैं, एक दफ़ा फिर रिपीट कर लेते हैं। माउथ में फूड स्मॉलर पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन होती है, कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन होती है, और कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन हमने पढ़ा था कि ये सलाइवा की मदद से होती है। सलाइवा के प्रोटीन्स कार्बोहाइड्रेट्स को मोनोसेक्राइड्स में चेंज करना शुरू कर देती हैं, यानी एक तरह से फूड यहीं पर डाइजेस्ट होना शुरू हो गई। सलाइवा बोलस बनाने में भी असिस्ट करता है। अपने लिक्विड फॉर्म से फिजिकल फूड यानी सॉलिड फूड के साथ मिक्सअप होकर ये बोलस बनाता है। माउथ के बाद फूड ट्रांसफर होती है थ्रोट में। माउथ से आगे फूड गले में चली जाती है, जिसे फेरिंक्स भी कहते हैं। अब फेरिंक्स क्या है? फेरिंक्स असल में एक कनेक्शन है माउथ का स्वेलविंग ट्यूब यानी एसोफेगस के साथ। इट कनेक्ट्स किस चीज को कनेक्ट करती है? माउथ को और एसोफेगस को। अब थ्रोट में, फेरिंक्स में, गले में, हमारे गले में एक जंक्शन आता है। उस जंक्शन को एपिग्लोटिस कहते हैं। इस यहाँ पे आप देख रहे हैं, इस तस्वीर पिक्चर ए में देखिए कि फूड ने माउथ से ट्रेवल करना है एसोफेगस में। ये एसोफेगस है, ये फूड की नेक्स्ट डेस्टिनेशन है माउथ के बाद। ये माउथ था, लेकिन एसोफेगस के साथ एक बहुत ही दूसरा पाइप भी है, बहुत ही बारीक सा, जिसे लैरिंग्स कहते हैं। लैरिंग्स को हम विंड पाइप भी कहते हैं।
इसमें से हवा गुजरती है, हम जो सांस लेते हैं वो लैरिंग्स में से गुजर के हमारे लंग्स तक जाते हैं। एसोफेगस कनेक्टेड है हमारे स्टमक के साथ और लैरिंग्स कनेक्टेड है लंग्स के साथ। जो चीज़ भी लैरिंग्स में जाएगी वो हमारे लंग्स में फॉल करेगी और जो चीज़ एसोफेगस में ड्रॉप होगी वो डायरेक्ट स्टमक पे फॉल करेगी। तो फूड का ताल्लुक चूंकि स्टमक के साथ है इसलिए ज़रूरी है कि यहाँ से फूड ट्रेवल करके इस वाले पाइप में जाए, ना कि वो इस वाले रूट में आए, ताकि वो लंग्स में ना जा सके। इसके लिए आपको ये स्ट्रक्चर एक छोटा सा दिखाई दे रहा होगा, एक छोटा सा टिश्यू है जिसे एपिग्लोटिस कहते हैं। ये एपिग्लोटिस एक तरह का लिड का काम करता है। ना सिर्फ ये लिड का काम करता है बल्कि ये लैरिंग्स को फेरिंग्स के साथ से अलग अलग भी करता है। अगर तो हमारे माउथ के जरिए से फूड आ रही है तो एपिग्लोटिस हमारे थ्रोट का एसोफेगस का रास्ता ओपन कर देता है, फूड डायरेक्ट चली जाती है एसोफेगस में और वहां से स्टमक में चली जाती है। लेकिन अगर माउथ के रास्ते से एयर आ रही है तो एपिग्लोटिस एसोफेगस का रास्ता ब्लॉक करके फेरिंग्स को ओपन कर देता है ताकि एयर जिसके डेस्टिनेशन लंग्स हैं वो डायरेक्ट वहां जा सके। इस तरह से एपिग्लोटिस ट्रांसफर करता है किसी भी मैटर को उसकी राइट डेस्टिनेशन में। अगर फूड आ रही है तो एपिग्लोटिस ओपन हो जाएगा, विंड पाइप ब्लॉक हो जाएगा और फूड ट्रांसफर हो जाएगी एसोफेगस में। लेकिन अगर एयर आ रही है तो एपिग्लोटिस एसोफेगस को ब्लॉक कर देगा और एयर चली जाएगी लैरिंग्स में जिसकी डेस्टिनेशन लंग्स है। एपिग्लोटिस का ये फंक्शन हम एक वीडियो के जरिए से इजीली समझ सकते हैं। ये देखिए, मुंह और नाक के रास्ते से एयर ट्रेवल कर रही है और ये एयर एपिग्लोटिस में से गुजर रही है क्योंकि एपिग्लोटिस ने एसोफेगस का रास्ता क्लोज किया हुआ है। ये लैरिंग्स में से गुजर रही है और ये जाएगी लंग्स के साथ। अब जैसे ही फूड पार्टिकल आया तो एपिग्लोटिस ने लैरिंग्स को क्लोज कर दिया और फूड चली गई एसोफेगस में। अब एसोफेगस का रास्ता जिसकी डेस्टिनेशन स्टमक है ओपन हो गया है ताकि फूड स्टमक में इजीली जा सके। अब यहाँ पे ये देखा, एयर का रास्ता ब्लॉक हो गया। अब फूड के जाने के बाद एयर का रास्ता खुल गया और फूड एयर ने दोबारा मूवमेंट शुरू कर दी। फिर फूड पार्टिकल आया, फूड पार्टिकल के आने से लैरिंग्स क्लोज हो गई और फूड ने एसोफेगस में मूव करना शुरू कर दिया। तो क्या काम है फेरिंग्स का? फेरिंग्स का काम यह है कि वो फूड को एसोफेगस में डायरेक्ट करता है, ट्रांसफर करता है, गाइड करता है। और ये किसके जरिए से होता है? ये काम होता है एपिग्लोटिस के थ्रू। थ्रोट से फूड चली गई एसोफेगस में। एसोफेगस में जाने के बाद एसोफेगस में क्या फंक्शंस होंगे वो हम देखते हैं। ये आप देख रहे हैं कि ये थ्रोट था, यानी एपिग्लोटिस था। एपिग्लोटिस से फूड, ये एसोफेगस है सारी, जो कि एक लॉन्ग ट्यूब है। एसोफेगस में कुछ प्रेशर फैक्टर्स होते हैं जिनको हम पेरिस्टाल्टिक वेव्स कहते हैं। ये एक तरह की कंट्रैक्शन वेव्स हैं। कंट्रैक्शन वेव्स हैं ये क्या करती हैं कि जैसे ही बोलस नीचे की तरफ आता है ये ऊपर से कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाती हैं। और जब वो ऊपर से कॉन्ट्रैक्ट होती हैं तो नीचे का रास्ता, नीचे की एसोफेगस डायलेट हो जाती है, खुल जाती है, जिससे बोलस को नीचे की तरफ मूव करने में आसानी होती है। जैसे जैसे बोलस यानी फूड मैटर नीचे की तरफ मूव करता है, ऊपर से बोलस के ऊपर वाले हिस्से से कंट्रैक्शन वेव्स ज्यादा होती चली जाती है, जिन्हें पेरिस्टाल्टिक वेव्स भी कहते हैं। ये वेव्स प्रेशर देती हैं, ये वेव्स फोर्स करती हैं बोलस को नीचे की तरफ ताकि वो इजीली स्टमक में पहुंच सके। तो एसोफेगस में फूड मूव करती है पेरिस्टाल्टिक वेव्स के थ्रू। स्टमक में जाके इसकी प्रॉपर डाइजेशन स्टार्ट होगी। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स, इनकी एसिमिलेशन होगी, मतलब ये अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज होंगे और बॉडी का हिस्सा बनेंगे। स्टमक के बारे में और स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होगा ये हम अपने नेक्स्ट लेसन में डिस्कस करेंगे। आज का लेसन हमारा यहीं तक था। अब इसके बाद आते हैं होमवर्क की तरफ। टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज खोलिए और देखिए कि इसमें से कौन से क्वेश्चंस हमारे आज के टॉपिक से रेलेवेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन है, फिल द सर्कल ऑफ द करेक्ट ऑप्शन अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट। आपने हर एमसीक्यू की स्टेटमेंट को गौर से पढ़ना है
उसको समझना है और देखना है कि ये जो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। पहला सवाल पढ़ते हैं। मिस्टर अली वेंट टू अ हॉस्पिटल फॉर द चेकअप ऑफ हिज बॉडी ऑर्गन सिस्टम्स, हेल्प हिम टू नो हाउ मेनी ऑर्गन सिस्टम्स आर देयर इन हिज बॉडी। यानी कि हमने ये सिंपलेस्ट, इस सवाल का मतलब ये है कि हमारी बॉडी में कितने ऑर्गन सिस्टम्स प्रेजेंट हैं, क्या वो 8 हैं, 9 हैं, 10 है या 11 है। जो भी करेक्ट आंसर आपको मालूम होता है आप उस पर टिक कर सकते हैं, टिक नहीं करना बल्कि उसके सर्कल को फिल करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर अहमद वांट्स टू डू अ चेकअप ऑफ ओरल कैविटी ऑफ अ पेशेंट, विच पार्ट विल ही मेनली ऑब्जर्व। ओरल कैविटी को ऑब्जर्व करने के लिए कौन सा पार्ट ऑब्जर्व किया जाएगा, माउथ, एसोफेगस, स्टमक या इंटेस्टाइन। अब आप अच्छे से जानते हैं और पढ़ भी चुके हैं कि ओरल कैविटी का क्या मतलब है, तो राइट आंसर के सर्कल को फिल कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्चुअल साइट फॉर द डाइजेशन ऑफ फूड, प्रोटीन्स। ये आपने अभी नहीं पढ़ा तो इसे आप स्किप करते। आज के लिए आपने क्वेश्चन 1 और 2, MCQ 1 और 2 को सॉल्व करना है। इसके अलावा आप शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ देखते हैं जिनका आपने ब्रीफली आंसर करना है। तो पहला सवाल है, डिफाइन एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस को अभी हम पढ़ चुके हैं और आप जान चुके हैं कि इसका फंक्शन क्या है और इसकी लोकेशन क्या है। डिफाइन करते हुए किसी भी चीज का फंक्शन और लोकेशन आपने बयान करनी है और आप जान चुके हैं कि एपिग्लोटिस कहाँ प्रेजेंट होता है और इसका फंक्शन क्या है। तो क्वेश्चन 1 आप अपनी नोटबुक्स में सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस रेलेवेंट नहीं है आज के लेसन से, तो हम इन्हें इग्नोर कर देते हैं आज के लिए। इसके बाद आपने समर पैक देखना है। समर पैक में अपने रेलेवेंट SLO पे आपने जाना है और देखना है कि कौन सा सवाल आपके टॉपिक से मुतल्लिक है। तो सवाल नंबर 2 SLO 1 का आपके टॉपिक से रेलेवेंट है, जो कि है ड्रॉ एंड लेबल। 2 बातें हैं, ड्रॉ करना है आपने, ड्राइंग बनानी है और इसमें लेबल करना है कंपोनेंट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम शोइंग देयर ओरिजिनल एडजस्टमेंट इन द बॉडी। इसका मतलब ये है इस सवाल का कि आपने डाइजेस्टिव सिस्टम के तमाम कंपोनेंट्स यानी एलिमेंट्री कैनाल के तमाम कंपोनेंट्स को ड्रॉ करना है और उसको लेबल करना है अलग अलग। अब इसकी लेबलिंग में क्या चीज़ आएगी, इसमें आप लेबल करेंगे माउथ को, बताएंगे कि माउथ कहाँ है और कैसा होता है, फिर एपिग्लोटिस को, देन आप ड्रॉ करेंगे एसोफेगस को, फिर आप स्टमक ड्रॉ करेंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन ड्रॉ करेंगे आप, इसके साथ आप एक्सिलरी ऑर्गन्स जो कि लिवर, पैंक्रियास और गॉल ब्लैडर हैं, इन्हें भी ड्रॉ करके लेबल करेंगे। आपके CSS की टेक्स्ट बुक में ये तमाम ऑर्गन्स बहुत अच्छे से ड्रॉ करके बताए गए हैं। हम अपना लेसन आज यहीं तक एंड करते हैं। नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन से। थैंक यू वेरी मच।